हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी हुआ करता था पहले, अभी ये नया आयोग बन गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की हम रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 76 टेस्ट ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके। आज टेस्ट नंबर 77 डिस्कस करेंगे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है आपको ये आपकी ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है यही राइट टाइम है, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबसाइट विजिट कर लीजिए myupsc.in या study247.in। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। यही राइट टाइम है आपके प्रैक्टिस करने का। और कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कम से कम जो टेस्ट सीरीज में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं उसमें क्वेश्चन और उसका डिटेल सॉल्यूशन होता है, साथ में उसको मिस नहीं करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक वगैरह मिलता है, नोट्स मिलते हैं कंप्लीट सिलेबस के, लेकिन जो पीडीएफ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको पढ़िए, फिर आप टेस्ट दीजिए और रिवीजन करते रहिएगा। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम कंटिन्यू पढ़ते जाएं और आगे रिवीजन नहीं हो, तो बिना रिवीजन के एग्जाम क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेट्स बिगिन। आज जो हम टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं ये फुल लेंथ सिलेबस पे बेस्ड है, पूरा सिलेबस पे बेस्ड टेस्ट है ये। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ स्थित है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ये लोकेटेड है भोपाल मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में इंस्टीट्यूट का आएगा आपके। विच स्टेट ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू? जो भारतीय मानक समय रेखा है इनमें से किस राज्य से होके नहीं गुजरती है? एक तो है हमारे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और हम बात कर रहे हैं अभी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये है 82.5 डिग्री और ये निकलती है अपने इलाहाबाद, मिर्जापुर, नैनी, ये पढ़ाया हुआ आपको पहले। 82.5 डिग्री मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये 82.5 डिग्री है, किस राज्य से होके नहीं गुजरती है? ये पास होती है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बाद में ये छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद में ये ओडिशा से, और ओडिशा के बाद में फिर ये आंध्र प्रदेश से, ये उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होके 82.5 डिग्री पास होती है। झारखंड से होके ये नहीं गुजरती है। पृथ्वी के वायुमंडल की निम्न में से कौन सी परत सबसे ठंडी है? पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत सबसे ठंडी है, ये पूछा है हमसे। देखिए वायुमंडल में जो निचला भाग है, जो लगभग 4 से 8 मील तक फैला हुआ है, सबसे निचला वाला भाग वो होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के जो ऊपर वाला भाग है वो होता है समताप मंडल। समताप मंडल के ऊपर वाला भाग है वो मध्यम मंडल होता है, और मध्य मंडल के ऊपर वाला भाग है उसके ऊपर होता है आयन मंडल। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दो के बीच का जो भाग है उसको क्षोभ सीमा कहते हैं, और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच का जो भाग है उसको समताप सीमा कहते हैं। हमसे पूछा है कि कौन सी परत सबसे ठंडी है। मध्य मंडल में जो टेम्परेचर है वो लगभग 80-90 डिग्री माइनस में रहता है, 80-90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है इसमें, जिसे पृथ्वी के जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत बन जाती है। और समताप मंडल के ऊपर स्थित है ये, और इसकी ऊंचाई भी 50 से लगभग 85 किलोमीटर तक है। इसका करेक्ट आंसर आएगा मध्य मंडल। Which types of banks have been established in India as a universal bank? इनमें से कौन से बैंक हैं जो यूनिवर्सल बैंक है? यूनिवर्सल बैंक क्या होता है?
यूनिवर्सल बैंकिंग combines the services of a commercial bank and an investment bank, providing all services from the one entity. It means जो यूनिवर्सल बैंक है इसका मतलब वो सारी सर्विसेज देता है। यूनिवर्सल बैंक क्या करता है, आपको रिटेल बैंकिंग देता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग भी देता है, ट्रेजरी सर्विसेज भी दे देता है, इसके अलावा आपको बैंक के कार्ड दे देता है, लोन दे देता है, फाइनेंस कर देता है, सारी सर्विसेज, इवन इंश्योरेंस दे देता है। तो उसको यूनिवर्सल बैंक कहा जाता है, जो कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट दोनों सर्विसेज दे, इस तरीके को यूनिवर्सल कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये सारी सर्विसेज देता है इस तरीके की, तो ये यूनिवर्सल बैंक है। इसके अलावा एचडीएफसी है। एचडीएफसी सेटअप हुआ था 1977 में, 1977 में, और ये हाउसिंग मॉर्टगेज फाइनेंस के पर्पज से इसको एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में 90s के बाद में ये यूनिवर्सल बैंक बन गया। आईसीआईसीआई बैंक ये भी यूनिवर्सल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ये यूनिवर्सल बैंक है ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, ये तीनों ही यूनिवर्सल बैंक है। संसद को आपातकाल लागू करने की मंजूरी कितने समय में देनी होगी? देखिए, आपने 2-3 चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो कि संसद के दोनों सदन ने अगर इस चीज को स्वीकार कर लिया है तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कितने टाइम की अवधि की अनुमति दी जाएगी, जो 6 महीने होता है। कितना होता है? यदि पार्लियामेंट के दोनों सदन इसको स्वीकार कर लेते हैं इमरजेंसी को, तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 6 महीने की अवधि की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसको जारी रखना है, अगर 6 महीने से आगे करना है तो इसको वापस अनुमोदित किया जाएगा और ये इसको फिर से वहां पे पास करना होगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपातकाल की घोषणा जारी संसद को आपातकाल लागू करने की मंजूरी कितने समय में देनी होगी? इसकी मंजूरी कम से, जिस दिन आपातकाल की घोषणा हो गई, घोषणा को जारी करने की तिथि से 1 महीने के अंदर अंदर संसद के जो दोनों सदन है वहां इसको अनुमोदित किया जाना है। ये सही है। मेनली पहले क्या था, इसमें जो ओरिजिनल था संसद में 2 महीने का टाइम था, 2 महीने के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की मंजूरी देनी होती थी, लेकिन पहले इसमें 2 महीने का टाइम था और बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ उसमें इसको घटा के और 1 महीना कर दिया गया। आप जानते हैं यहां से क्वेश्चन आता है, 1978 में जो 44वां संशोधन हुआ था उसमें एक और चीज को हटाया गया था, सशस्त्र विद्रोह। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया तो इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई तो वो यही तो बेस था, सशस्त्र विद्रोह के बेस पे कि एक तो सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित जो 44वें में हटा दिया। इंदिरा जी के टाइम पे जो दुरुपयोग हुआ था वो आंतरिक अशांति बता के और देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की थी। इसमें आर्टिकल 352 लगाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 352। इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि कोई गंभीर आपातकाल है तो वो इसका यूज करते हैं, आर्टिकल 352 का। एक और चीज है वित्तीय आपातकाल, जो हमारे देश में अभी तक कभी नहीं लगा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी नहीं लगी है, और वो है आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है, लेकिन भारत में अभी हमारे देश में लागू नहीं हुआ है, ये कभी भी इसका यूज नहीं किया गया है। इसके अलावा एक 356 और है, आर्टिकल 356, 356। जैसे अभी मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल है, तो अगर यहां तो चलो इन्होंने वो बहुमत का था मणिपुर, लेकिन अगर कोई सरकार, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार राज्य मशीनरी को सीधा अपने नियंत्रण में ले सकती है, और वो है मेंशन आर्टिकल 356 में। तो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी और 356 स्टेट ये प्रेसिडेंट रूल राज्य में, और ये 1 महीने का टाइम। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। एक और यहां से पूछ लिया जाता है, इतना हमने डिटेल में डिस्कस किया है, एक लाइन और हम कर लेते हैं इसको डिस्कस। नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 20, जिसमें प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन है, और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, दीज आर नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पे अनुच्छेद 20 और
अनुच्छेद 21 है, ये ऑटोमेटिक निलंबित नहीं होते हैं। ये 2 आर्टिकल का ध्यान रखना, ये इमरजेंसी में भी ऑटोमेटिक नहीं होते हैं निलंबित, बाकी सब आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ये कहाँ शुरू किया गया है, कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है? ये अक्टूबर 2024 में गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2024 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हजारीबाग में, झारखंड के हजारीबाग में इसका उद्घाटन किया था। और ये किसके लिए है? जो जनजाति है, आदिवासी गांवों में समग्र विकास को बढ़ावा मिले, उसके पर्पज से किया गया है। और इसमें लगभग 80,000 करोड़ का इसमें आवंटन किया था बजट। तो ये ध्यान रखना है। अगर हम आदिवासी बात करें, ट्राइब्स की बात करें, तो 2001 में जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब की 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी? 2001 में पॉपुलेशन थी 8.43 मिलियन, और फिर ये 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? 10.42 मिलियन। तो ये कुछ डेटा है जो थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा हजारीबाग, झारखंड। एक ट्राइब्स पे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। नए आपराधिक कानूनों के तहत न्याय को सक्षम करने के लिए फॉरेंसिक और साइबर सुरक्षा की भूमिका पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये समझना है हमें। नए आपराधिक कानूनों के तहत न्याय को, ये जो नए अभी आपराधिक कानून लागू हुए हैं उनकी बात हो रही है। इनके लिए इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ है ये, और ये कहाँ पे हुआ है इंटरनेशनल सम्मेलन? लखनऊ में। इसका आयोजन लखनऊ में हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य फोरेंसिक विज्ञान संस्थान भी लखनऊ में ही है। तो अगर हमसे या तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो न्याय को सक्षम करने फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी के लिए ये इंटरनेशनल सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है लखनऊ में। ये हमसे पूछ लिया जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश में राज्य फोरेंसिक विकास संस्थान कहाँ है, तो वो लखनऊ में। कब आयोजन हुआ है इसका? नवंबर 2024 में इसका आयोजन हुआ था, 26 नवंबर 2024 को, 26 नवंबर 2024 को। और इसमें चीफ गेस्ट थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जिन्होंने शुरू में स्किप कर दिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, अभी ऑफर चल रहा है 30% का, और या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज कर लीजिए, उसके बाद आप निश्चिंत रहिए जनरल स्टडीज में। विश्व बैंक की पहली महिला CFO और MD कौन है? अभी रिसेंटली ये जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की CFO और MD बनी है, और ये पहली महिला है इस पोस्ट पे बैठने वाली। तो वो कौन है? ये है अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत है, ये बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको ध्यान रखना होगा। गीता गोपीनाथ है, ये भारतीय मूल की है। IMF जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसकी इन्होंने पहले है जो उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्य किया था। इसमें कार्य किया है, IMF में है गीता गोपीनाथ, वर्ल्ड बैंक में नहीं है, ये IMF में है। अब ये तो क्या है, जैसे सह प्रबंधक उप प्रबंधक, लेकिन क्रिस्टलिना जॉर्जिया ये अभी इसकी प्रबंधक है। इससे पहले ये इकोनॉमिक एडवाइजर भी थी गीता गोपीनाथ, और इकोनॉमिक एडवाइजर के बाद ही ये इनको उप प्रबंधक निदेशक का पद मिला है। और उससे आगे का जो पद है उस पद पे अभी क्रिस्टलिना जॉर्जिया है, जैसे मेन चेयरमैन, उसका अध्यक्ष, इस तरीके का। साधना सक्सेना नायर कौन है? साधना सक्सेना नायर है, ये महानिदेशक जो चिकित्सा सेवा है सेना में जो चिकित्सा सेवा है उसमें महानिदेशक का पद संभाली है। और ये पहली महिला है जो इस पद पे पहुंची है, साधना सक्सेना नायर। आर्मी में महानिदेशक के पद पे चिकित्सा सेवा में अभी तक कोई महिला नहीं पहुंची थी।
और पहले ये एयर मार्शल के पद पे थी और एयर मार्शल से प्रमोट होके और ये इस पद पे आई है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, पहली महिला सीएफओ एमडी वर्ल्ड बैंक की अंशुला कांत, किसके द्वारा जिग्सॉ शिक्षण पद्धति को विकसित किया गया है? जिग्सॉ शिक्षण पद्धति को, ये क्या है, एक सहकारी अधिगम रणनीति है। सहकारी अधिगम रणनीति है और जिसमें कार्यों को क्या है, अलग अलग जो पार्ट्स हैं, डिवीजन है, खंड हैं, इस तरीके से करते हैं। इसमें काम को अलग अलग खंडों में विभाजित करके और उनके छोटे छोटे ग्रुप बना के, छोटे समूह बना के और बच्चों के बीच में सहयोग और समझ को बढ़ाने के लिए इस तरीके से डिजाइन किया जाता है इसको। और इस दृष्टिकोण में क्या होता है कि जो छात्र हैं उनको समूह में विभाजित करके और प्रत्येक सदस्य विषय के एक विशिष्ट भाग पे विशेषज्ञ बन जाता है, मतलब पर्टिकुलर उसको दिया जाता है वो चीज। और ये टीम वर्क भी इससे पैदा होता है, कम्युनिकेशन भी इससे पैदा होता है। ये है एलियट एरोनसन। 1971 में स्कूलों में जो नस्लीय भेदभाव चल रहा था उसको कम करने के लिए इन्होंने ये विकसित किया था। विलो चिप इज ए न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप डेवलप्ड बाय, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। विलो चिप इज ए न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप इज डेवलप्ड बाय, ये चिप विलो चिप ये किसने डेवलप की है? ये गूगल ने डेवलप की है। ये चिप विलो चिप गूगल ने डेवलप की है ये। और किस लिए डेवलप की है? ताकि जो ये क्वांटम का फील्ड है इसमें ये जो एरर है, जो गलतियां हो सकती है, एरर उनको रिड्यूस करने के लिए ये लेके आया गूगल। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया था? फर्स्ट जनरेशन से और अभी तक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का आपको ये पूरा पढ़ाया जा चुका है, करवाया जा चुका है। अब GUI आप में से देखिए पहले वीडियो देख लिया होगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद निकल जाता है, इसीलिए टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको PDF को पढ़ें और फिर प्रैक्टिस टेस्ट दे, तो वो चीज नहीं निकलती है दिमाग से। GUI है ये 4th जनरेशन का, चतुर्थ पीढ़ी का। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर है? 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? सिंपल सा समझ लेते हैं, क्योंकि यहां एक क्वेश्चन इस तरीके का आना ही आना है। आप मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आएगा इस तरीके का एग्जाम में। अब वो 1 गीगाबाइट पूछता है, आप हमसे किलोबाइट पूछता है, एक्जाबाइट पूछता है, या जो जियोबाइट है वो पूछता है। बी होता है बिट और ये वाला बी होता है बाइट। 1 बिट है, इसमें ये 0 और 1 बाइनरी हो गया। अब उसके बाद आता है एक निबल। एक निबल की मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, निबल है ना। एक निबल में 4 बिट होते हैं, एक निबल में 4 बिट होते हैं। इसके बाद में एक बाइट आता है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। और एक बाइट में 8 बिट, इसका मतलब 2 निबल। ये ध्यान रखना आपको, एक बाइट में 2 निबल होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट। इसके बाद में 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, 1 पेंटाबाइट में 1024 टेराबाइट, 1 एक्जाबाइट में 1024 पेंटाबाइट, 1 जेटाबाइट में 1024 एक्जाबाइट, 1 यट्टाबाइट में 1024 जेटाबाइट, 1 ब्रोटाबाइट में 1024 योटाबाइट और 1 जियोबाइट है लास्ट, ये सबसे बड़ी होती है जियोबाइट। इसमें होता है 1024 ब्रोटाबाइट। जो सबसे बड़ा, देखिए सबसे छोटा तो इसमें क्या होता है, बिट होता है, और सबसे बड़ा होता है इसमें 1 GPB, ये होता है जियोबाइट। और ये क्या होता है, इसमें 2 की पावर 100 बाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट का पूछा है तो 1024 मेगाबाइट।
निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का पूछा है, इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा होता है। जो प्राथमिक प्रदूषक होता है वो होता है जो डायरेक्ट संपर्क में रहता है। जैसे ऐसा प्रदूषक जो किसी भी सोर्स से सीधा उत्सर्जित होते हैं वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कणीय पदार्थ हैं, नाइट्रोजन है, जहरीली धातुओं के ऑक्साइड है, ये सभी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि ये सीधे या तो जीवाश्म से, किसी ज्वालामुखी विस्फोट से, या फिर किसी इंडस्ट्री का जो अपशिष्ट है उसके जलने से जुड़े होते हैं ये, इसलिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जो प्राथमिक प्रदूषक है उसके एक दूसरे के साथ में या आसपास के अन्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करके उत्पन्न होते हैं। जैसे धुंध है, जो धुंध और कोहरे का संयोजन है, तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? इनमें से रिच बायोडाइवर्सिटी वाला सर्वाधिक जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। इस क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिमी घाट है, ये सबसे ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी वाला है। वैसे तो देखिए हमारे यहाँ 4 हॉट स्पॉट हैं, एक तो हिमालयन, एक वेस्टर्न घाट, एक इंडो बर्मा रीजन और एक सुंदरबन। सब में पश्चिमी घाट ये इनमें रिच बायोडाइवर्सिटी वाला है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? अंगूर की खेती को कहते हैं हम विटिकल्चर। विटिकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को। ये अंगूर की बेल बड़े गुच्छों में जो लगते हैं और इसको खाने के अलावा कई और चीजों में भी, वाइन वगैरह में इसका यूज होता है। एक क्वेश्चन कई बार इसका पूछा जाता है, जैसे अंगूर की खेती का तो हमने पढ़ लिया विटिकल्चर, लेकिन मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को कहा जाता है पिसिकल्चर। इसके अलावा जो ऑर्बोरिकल्चर है, ये ऑर्बोरिकल्चर ये क्या होता है? विशेष प्रकार के कोई पेड़ हैं या झाड़ियां हैं उनकी खेती, कोई स्पेशल कैटेगरी के वृक्ष या झाड़ियों की खेती को ऑर्बोरिकल्चर कहा जाता है। ओलेरिकल्चर किसे कहा जाता है? ये ओलिविकल्चर है